और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया रहने चाहिए। ठीक है। देखिए अपने पास मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड चल रही थी और मैंने तुमको बता दिया था कि भाई टक्कर क्या होती है और टक्कर कितने प्रकार की होती है तथा कौन कौन से निर्देश तंत्रों में अपन टक्कर ज्ञात करते हैं। क्लियर। पहला बताया था मैंने प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और दूसरा बताया था मैंने द्रव्यमान निर्देश तंत्र। क्लियर। कि मैंने बताया था कि जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है इसमें होने वाली सभी घटनाएं कैसी होती हैं, वास्तविक रूप से होती हैं, तथा जो द्रव्यमान निर्देश तंत्र है उसमें होने वाली घटनाएं कैसी होती हैं, आभासी रूप से होती हैं। प्रयोगशाला में जो अपने पास एस होता है वो कैसे होता है, स्थिर अवस्था में। कैसे होता है, स्थिर अवस्था में। तथा वो जो अपने पास द्रव्यमान निर्देश तंत्र है उसमें कैसा रहता है, गतिशील होता है। क्लियर है सभी को। तो मैंने तुमको डिनोट करवा दिया था कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो अपने पास प्रत्यास्थ टक्कर होती है वो क्या होती है। मैंने तुमको बताया था कि प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहा जाता है, जिस टक्कर में किस किस का पालन हो, ऊर्जा संरक्षण नियम का और संवेग संरक्षण नियम का क्या हो, पालन होता हो, उन नियमों का पालन होता हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। मैंने डेरिवेशन सिद्ध करवा दिया था और जहां तक मैंने उसकी कंडीशन एक भी करवा दी थी। क्लियर है सभी को। तो अब उसमें देखिए जो प्रत्यास्थ टक्कर चल रही थी उसमें स्थिति सेकंड डालिए, स्थिति सेकंड। देखिए स्थिति सेकंड में अपन अपने पास देखिए जो V1 होता है वो किसके बराबर होगा, U1 के, और जो V2 होगा वो किसके बराबर होगा, U2 के। क्लियर। U1 U2 क्या माने थे, जो वो टक्कर से पूर्व जो टक्कर थी उसका वेग माना था, और V1 V2 क्या माना था अपन ने, जो टक्कर के पश्चात था उसका वेग। क्लियर है सभी को। तो अपने पास अपन ने यहाँ मान लिया, देखिए क्या मानोगे कि V1 बराबर, क्या मानोगे कि V1 बराबर कितना हो गया, U1। क्या हो गया, V1 बराबर अपने पास क्या हो गया, U1। अर्थात अपन भी ये भी तो कह सकते हैं कि M1 ग्रेटर देन क्या मान सकते हैं अपन, क्या मान सकते हो कि M1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, M2। कि भाई जो M1 का मान है वो किससे ज्यादा है, M2 से। तो उस स्थिति में जो अपने पास V1 का मान होगा, V1 बराबर कितना होगा, U1, तथा V1 बराबर कितना हो गया, U1, तथा जो V2 बराबर होगा कितना होगा, V2 बराबर 2U1 माइनस U2। कितना होगा, 2U1 माइनस U2। तो नीचे लिखिए, क्योंकि द्वितीय कण कैसा होता है, स्थिर होता है। नीचे लिखिए द्वितीय कण स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो अपने पास तो U2 का मान कितना होगा अपने पास, U2 बराबर 0। कितना होगा, U2 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि V1 कितना हो जाएगा अपने पास, V1 का मान, V1 बराबर किसके हो जाएगा, U1 के। और जो अपने पास V2 2U1 और इसका मान तो कितना हो गया, U2 का मान स्थिर अवस्था में है तो 0। तो अपने पास जो V2 होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, V2 बराबर 2U1। कितना हो जाएगा, 2U1। क्लियर है सभी को। तो देखिए जब हम कह सकते हैं कि जब भी कोई भारी तथा गतिशील कण, जब भी कोई भारी अर्थात गतिशील कण किसी हल्के तथा स्थिर अवस्था वाले कण से क्या करता है, टक्कर करता है, तो भारी और तथा गतिशील कण का वेग है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उसके वेग में कोई चेंजेज नहीं होता है। कौन सी कंडीशन के आधार पर, कंडीशन सेकंड। क्लियर। कंडीशन सेकंड क्या है, M1 ग्रेटर देन M2 है। तो उस स्थिति में V1 का मान किसके बराबर होगा, U1 के, और V2 का मान किसके बराबर होगा, 2U1 माइनस U2। लेकिन जो द्वितीय कण है वो क्या है, स्थिर अवस्था में, तो इसलिए U2 का मान किसके बराबर होगा, 0। तो U2 का मान मैं इसमें 0 रखूंगा तो V2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2U1 के। तो अर्थात V1 बराबर U1 और V2 बराबर 2U1। क्लियर है सभी को। चलिए तो नीचे लिख देना आप कि एक बहुत भारी और गतिशील कण और गतिशील
और गतिशील कण जब हल्के व स्थिर कण से टकराता है तो भारी कण का वेग अप्रभावित रहता है जबकि हल्का कण दुगुने वेग से गति करता है। नोट डाउन करिए। क्लियर हो गई। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो अपने पास जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसकी कंडीशन नंबर सेकंड क्लियर है सबको। चलिए अब इसमें डालिए कंडीशन नंबर थर्ड। नीचे कर देता हूं कि स्थिति थर्ड। तो स्थिति थर्ड में जो अपने पास m1 का मान होगा वो किससे छोटा होगा? m2 से। तो उस स्थिति में जो v1 का मान होगा वो कितने से ज्यादा होगा? 2u2 माइनस u1 के बराबर। किसके होगा? 2u2 और u1, और जो v2 का मान होगा वो किसके बराबर होगा? u2। तो नीचे लिखिए द्वितीय कण क्या है? स्थिर है। द्वितीय कण स्थिर है तो u2 का मान किसके बराबर होगा? 0 के। तो उस स्थिति में जो अपने पास v1 का मान होगा, v1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? v1 का मान u1 के, और v2 का मान अपने पास है ही। v2 का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा v2 का मान? 0। क्यों? क्योंकि देखिए पहली सेकंड कंडीशन में तो इसका मान ज्यादा था। क्लियर? तो उस स्थिति में अपने पास v1 बराबर कितना था? u1, और v2 का मान 2u1 u2। तो स्थिर अवस्था में तो u2 का मान 0 हो गया था, तो इसलिए v1 बराबर u1 और v2 बराबर 2u1। इसलिए तो मैंने कहा था कि जो हल्का था जो कण होता है, हल्का कण, वो दुगने वेग से क्या कर जाता है? गति। तो ये दुगना है या नहीं है? तो मैंने जब स्थिति थर्ड ली है तो m1 का मान किससे कम है? m2 से। तो उस स्थिति में v1 का मान किसके बराबर होगा? इसके, और v2 का मान इसके। हम जानते हैं कि स्थिर का द्वितीय कण क्या है? स्थिर। तो u2 बराबर कितना होगा? 0। तो v1 के मान में जब u2 बराबर 0 रखूंगा तो ये पद तो कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो v1 बराबर कितना आ गया अपने पास? u1। कितना आ गया अपने पास? v1 बराबर u1, और v2 का मान किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर हो गया। क्लियर? तो नीचे लिख सकते हो तुम, लिखिए एक हल्की और गतिशील वस्तु भारी और स्थिर वस्तु से टकराए तो स्थिर ही रहेगी, परंतु गतिशील वस्तु
अपने प्रारंभिक वेग से अपने प्रारंभिक वेग से विपरीत दिशा में गति कर जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए दोनों कंडीशन। कर लिया नोट डाउन। चलिए, अब जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है अपने पास द्रव्यमान निर्देश तंत्र में, उसको ज्ञात करें। इसी प्रकार अप्रत्यास्थ टक्कर प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में और द्रव्यमान निर्देश तंत्र में ज्ञात करें। तो अब डालिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो द्रव्यमान केंद्र में निर्देश तंत्र के बारे में तुमको बता दिया गया, जिसमें सभी जो घटनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आभासी रूप से होती हैं। क्लियर। तो इसमें लिखिए कि माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनका टक्कर से पहले वेग u1 व u2 है, जबकि टक्कर के बाद v1 व v2 हैं। क्या हैं? वेग। जबकि टक्कर के बाद v1 व v2 हैं। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होता है? पहले भी बता दिया था क्या होता है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है। तो मैंने तुमको पहले मान निकलवा दिया है सदिश RCM का। सदिश RCM बराबर क्या होता है? M1 सदिश R1 प्लस M2 सदिश R2। कितना होता है? M1 सदिश R1 प्लस सदिश M2 सदिश R2 अपॉन कितना होता है? M1 प्लस M2। यही तो निकलवाया था सदिश RCM का मान पहले पिछली वीडियो में। देखना आगे सदिश RCM बराबर क्या होता है स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र का? M1 सदिश R1 प्लस M2 सदिश R2 अपॉन M1 प्लस M। क्लियर सभी को? तो अब देखिए नीचे लिखिए T के सापेक्ष अवकलन
करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कितना हो जाएगा d सदिश RCM अपॉन dt बराबर m1 सदिश dr1 अपॉन dt प्लस m2 सदिश dr2 अपॉन dt अपॉन कितना दे रखा है अपने पास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो देखिए सदिश R1 स्थिति में परिवर्तन है, क्या है स्थिति में परिवर्तन, और स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं अपन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या होती है, वेग होता है। तो अपने पास कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, इसको मैंने क्या मान लिया वेग, तो सदिश VCM बराबर कितना हो जाएगा अपने पास m1, कितना हो जाएगा m1 और कितना हो जाएगा u1 सदिश प्लस m2 सदिश u2 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसका समीकरण नंबर 1 डाल देना, समीकरण 1, समीकरण नंबर 1। तो नीचे लिखिए वेग रूपांतरण से। अब देखिए यूनिट फर्स्ट में मैंने तुमको वेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात करवाया था, वेग रूपांतरण से। तो वेग रूपांतरण क्या होता है, कितना होता है सदिश v डैश बराबर कितना होता है वेग रूपांतरण समीकरण, मैंने तुमको बताया था सदिश v और माइनस कैपिटल V, कितना होता है सदिश v डैश बराबर स्मॉल v माइनस कैपिटल V सदिश। क्लियर, यही तो बताया था वेग रूपांतरण समीकरण, यही तो होता है। तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा सदिश, अब अपन यहाँ से u1 डैश का मान और u2 डैश का मान निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता भाई, इस समीकरण से वेग रूपांतरण समीकरण से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। तो अपने पास कितना आ जाएगा सदिश u1 डैश बराबर कितना आ जाएगा सदिश u1, कितना आ जाएगा सदिश u1 माइनस सदिश VCM, सदिश VCM, इक्वेशन नंबर 2। और इसी प्रकार मैं सदिश u2 डैश का मान निकाल लूंगा, u2 डैश बराबर कितना आ जाएगा सदिश u2 माइनस सदिश VCM, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो नीचे लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए u1 डैश बराबर, u1 डैश का मान अपने पास कितना आ जाएगा, u1 डैश बराबर u1 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर m2। और इसी प्रकार जब अपन इसका मान निकालेंगे u1 डैश बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, u1 डैश का मान देखिए, इसमें से मैंने पूरे में से कितना ले लिया, मैंने m1 m2 क्या ले लिया, लघुत्तम ले लूंगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए m1 कितना आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 सदिश और माइनस m2 u2 सदिश अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। तो नीचे लिख दीजिए। तो इसी प्रकार अपने पास u2 डैश का मान आ जाएगा, तो u2 डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखिए वो u1 डैश का, u1 डैश बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए अपने पास u1 डैश का मान m2 और कितना आ जाएगा सदिश u1 माइनस सदिश u2 अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। क्यों, क्योंकि देखिए m1 u1 से m1 u1 कैंसिल हो गए नहीं हुआ, तो m2 u1 और m2 u2 में से मैंने तो m2 तो क्या ले लिया कॉमन, क्या रहा u1 माइनस u2 और बटे में अपने पास m1 प्लस m2 है। तो नीचे लिखिए, तो अपने पास आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 व 3 से,
समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 व 3 से किसका मान आ जाएगा? u2 डैश का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? u2 डैश का। पहले तो किसका आया था? u1 डैश का। किस किस से? समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 3 से किसका आ जाएगा अपने पास? u2 डैश का। तो अपने पास u2 डैश का मान कैसे आ जाएगा? देखिए यहां कर रहा हूं, तो u2 डैश बराबर कितना आ जाएगा? u2 माइनस ये अपने पास जो का त्यों रहेगा ही, m1 सदिश u1 प्लस m2 सदिश u2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए u2 डैश बराबर, तो कितना आ जाएगा? देखिए m1 u2 प्लस m2 u2 माइनस m1 सदिश u1 और माइनस m2 सदिश u2 बटे कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो देखिए m2 u2 से m2 u2, तो अपने पास u2 डैश बराबर कितना रह जाएगा? ये काट लेना यहां से यहां तक, m1 u1 से m1 u1। तो अपने पास u2 डैश बराबर कितना रह गया? m1 u2 माइनस m1 u1 अपॉन कितना रह गया? m1 प्लस m2। तो अपने पास इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा? m1, तो u2 माइनस u1 अपॉन कितना रह जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। या मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं u2 डैश को कि माइनस बाहर लेके कितना हो जाएगा? माइनस बाहर लेके उसका चिन्ह चेंजेज हो जाएगा, तो m1 कितना हो जाएगा? u1 माइनस u2 अपॉन कितना रह जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल लेना और इसका इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 नोट डाउन करिए। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर है यहां तक सभी को? कि पहले से अपन ने क्या लिया? द्रव्यमान निर्देशांक का स्थिति सदिश लिया है, उसका क्या किया है? अपन ने t के सापेक्ष अवकलन किया है। स्थिति में परिवर्तन को हम जानते हैं क्या होता है? वेग होता है। और हम जानते हैं कि वेग रूपांतर समीकरण क्या होता है? सदिश v डैश बराबर ये होता है। इससे अपन ने किस किस के मान निकाल लिए? u1 डैश का और u2 डैश का। फिर अपन ने समीकरण 1 व 2 लिया है, समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 व 2 से अपने पास u1 डैश का मान आया है, आया कि नहीं आया? तो u1 डैश का मान निकाल लिया। और फिर अपन ने कौन कौन सा लिया है? समीकरण 1 व 3। क्या लिया है? समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 व 3 से अपने पास u2 डैश का मान कितना आ गया? ये। क्लियर है सभी को? तो नीचे लिखिए संवेग संरक्षण नियम से, वहां तक क्लियर है? तो अब देखिए मिटा रहा हूं मैं, ये साइड मिटा रहा हूं। तो नीचे लिखिए संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण नियम हम जानते हैं कि क्या क्या होता है अपने पास? m1 सदिश u1 प्लस m2 सदिश u2 बराबर m1 सदिश v1 प्लस m2 सदिश v2। क्या होता है? m1 सदिश u1 और अपन ने टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उसके वेग कितने कितने माने हैं? डैश में। तो u1 डैश, ये u2 डैश, ये v1 डैश और ये v2 डैश। क्लियर? तो नीचे लिखिए u1 डैश व u2 डैश के मान रखने पर, u1 डैश व u2 डैश के मान रखने पर, तो m1 u1 डैश का मान कितना आया है? u1 डैश का मान देखिए, u1 डैश का ये मान आया है, तो अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए m2 और कितना है? सदिश u1 माइनस सदिश u2 अपॉन कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m2
m2 प्लस कितना है, प्लस m2 है ना, तो माइनस और प्लस गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास माइनस में, तो माइनस m2 और कितना है अपने पास m1 सदिश u1 माइनस सदिश u2 अपॉन m1 प्लस m2, और लास्ट में अपने पास बराबर में दे ही रखा है कितना है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये दे रखा है नहीं दे रखा, दे रखा है ना, तो अपने पास इससे ये मान आ गया। और हम जानते हैं कि जो संवेग संरक्षण का मान होता है वो किसके बराबर होता है, इसका मान जब मैं इसका गुणा करूंगा तो इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। m2 का गुणा इस प्रत्येक पद के साथ गुणा करूंगा, फिर m1 का गुणा करूंगा इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा करूंगा, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे आपस में 0, कितने हो जाएंगे 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा लास्ट स्टेप में 0 बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 सदिश v2 डैश, कितना हो जाएगा m1 सदिश v1 डैश प्लस m2 सदिश v2 डैश। क्लियर। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो कि चूंकि m1 सदिश u1 डैश प्लस m2 सदिश u2 डैश बराबर m1 सदिश v1 डैश प्लस m2 सदिश v2 डैश बराबर किसके हो जाएगा 0, किसके बराबर हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि m1 u1 डैश बराबर किसके हो जाएगा, m1 u1 डैश बराबर बताइए, ये हो जाएगा माइनस m2 u2 डैश, और m1 v1 डैश बराबर किसके हो जाएगा माइनस m2 v2 डैश, किसके हो जाएगा 0। वो इसका कितने समीकरण है 5, इसका समीकरण नंबर 6 और इसका समीकरण नंबर 7, इसका समीकरण नंबर 7 नोट डाउन करिए। समीकरण नंबर 7, नीचे लिख दीजिए समीकरण 6 व 7 के अनुसार, समीकरण 6 व 7 के अनुसार, समीकरण 6 व 7 के अनुसार तंत्र में टक्कर से पहले कण विपरीत दिशा में आते हैं और टक्कर के पश्चात विपरीत दिशा में चले जाते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं। क्यों? जब इसका मान 0 के बराबर आया है, किसका मान इसके बराबर, तो इसका मान किसके बराबर आया माइनस, और इसका मान किसके बराबर आया माइनस के बराबर, तो ये अपने जस्ट अपोजिट विपरीत दिशा में है और ये अपने जस्ट अपोजिट विपरीत दिशा में है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले वाले कण जो विपरीत दिशा में आते हैं वो विपरीत ही दिशा से क्या चले जाते हैं। क्लियर है। चलिए तो नीचे लिखिए फिगर बना लीजिए यहां पर m1 तो नीचे लिख लीजिए, एक फिगर बना लीजिए m1 और
m2 m1 और m2। इस पर वेग क्या है अपने पास? सदिश u1 डैश। यहाँ लिख लेना टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व। और जो अपने पास ये है इसके बाद और इसका मान कितना है? सदिश u2 डैश m1 और m2, m1 व m2। इस पर जो वेग है वो कितना है? सदिश v डैश। क्लियर? और ये इसका वेग है, इसका कितना है? सदिश v2 डैश। ये है टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात। तो नीचे लिखिए ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से। क्यों? क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर में किस किस का पालन होता है? संवेग संरक्षण का और ऊर्जा संरक्षण का। क्लियर है सभी को? तो ऊर्जा संरक्षण नियम से नीचे लिख दीजिए कितना आ जाएगा? 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। कितना हो गया ऊर्जा संरक्षण नियम से? पहले ही बता दिया ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 टक्कर से पहले का वेग और टक्कर के पश्चात वेग। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ से ये इन दोनों से ये दोनों कैंसिल, तो अपने पास कितना आ गया? m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर m1 v1 डैश स्क्वायर। तभी जी m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। क्लियर? तो अपने पास यहां से u1 डैश स्क्वायर का मान रख लेते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा? m1 और u1 डैश का स्क्वायर का मान रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? m2 सदिश u2 डैश स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? m1। क्लियर? प्लस यहां से जब मैं m1 प्लस कितना आ जाएगा? m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? m1 और कितना आ जाएगा? माइनस m2 सदिश v1 डैश स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? सदिश लगा देना अपॉन कितना आ जाएगा? m1 प्लस में कितना आ जाएगा अपने पास? m2 v2 डैश स्क्वायर, v2 डैश स्क्वायर। तो अपने पास यहां से देखिए u2 डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा? u2 डैश का मान देखिए m1 और कितना आ जाएगा? m2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? प्लस m2 और इसी प्रकार v2 डैश स्क्वायर का मान आ जाएगा v2 डैश स्क्वायर और कितना आ जाएगा? m1 कितना? m1 और m2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर प्लस m2। तो हम कह सकते हैं कि u2 डैश स्क्वायर बराबर किसके आ गया? v2 डैश स्क्वायर के। और जो अपने पास u2 डैश है वो कितने वर्ग के बराबर आ जाएगा? v2 डैश के। तो अर्थात इसी प्रकार कितना आ जाएगा? u1 डैश बराबर v1 डैश। इसी प्रकार क्लियर? तो क्या किया अपन ने? इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम लगा दिया। ऊर्जा संरक्षण नियम के लगाने के पश्चात तो कैंसिल हो ही जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि भाई ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। भाई उसमें बताया था मैंने, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में भी तो लगाए थे नहीं लगाए थे कि प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षण भी लगाया था और संवेग संरक्षण लगाया था। क्यों? क्योंकि वो उन दोनों नियमों का क्या कर रहा था? पालन कर रहा था। तो इसलिए यहां से जब मैं इसका मान निकालूंगा तो m1 माइनस जो u1 डैश का मान होता है वो कितना होगा? u1 डैश का माइनस m2 u2 डैश स्क्वायर अपॉन m1 बराबर यहां से किसका मान निकाल लिया मैंने? v1 डैश का। तो v1 डैश का मान ये होता है। अब अपने पास देखिए जब यहां से मैं u2 डैश स्क्वायर किसका? u2 डैश स्क्वायर का मान निकालूंगा किससे? यहां से। तो अपने पास कितना हो जाएगा? m1
और m2 अपॉन m1 होल स्क्वायर प्लस m2। इसी प्रकार v2 डैश का स्क्वायर का मान निकाल लिया, वहां से ये आ गया, तो हम कह सकते हैं कि u2 डैश स्क्वायर बराबर v2 डैश स्क्वायर, और u2 डैश बराबर किसको होगा v2 डैश के, और u1 डैश बराबर किसको होगा v1 डैश के। क्लियर है सभी को? तो अपन कह सकते हैं, नीचे लिख लेना कि अतः द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात वेगों का परिमाण समान रहता है। ये तो तुम्हारी प्रत्यास्थ टक्कर हो गई किस में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। क्लियर? इसको अपने हाथों से एक बार निकाल लेना। क्लियर है सभी को कि इन्होंने क्या क्या किया प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में? संवेग संरक्षण का नियम लगाया और ऊर्जा संरक्षण का। इसी प्रकार द्रव्यमान निर्देश तंत्र में भी ऊर्जा संरक्षण का लिया है और संवेग संरक्षण का नियम लिया है, दोनों का ही लिया है ना। तो इन दोनों नियमों का क्या होता है प्रत्यास्थ टक्कर में? पालन होता है। क्लियर? अब अपन ज्ञात करेंगे कि अप्रत्यास्थ टक्कर प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में क्या होती है और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में क्या होती है, उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना।